हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। आज हम अपना एक नया यूनिट शुरू कर रहे हैं जिसमें हम करेंगे काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेस या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैस का काइनेटिक मॉडल या काइनेटिक थ्योरी। सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि ये जो काइनेटिक मॉडल है इसका यूज क्यों किया गया। हमने बहुत सारी इक्वेशन पढ़ी, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसिक लॉ, अवोगाद्रो नियम। मतलब हमने बहुत सारे नियम पढ़े। वो नियम क्या थे? प्रैक्टिकली डिफाइन थे कि प्रैक्टिकली प्रेशर चेंज करने पे वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो उन पे भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन मैथमेटिकली इसको प्रूव करने के लिए काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेस दिया गया, गैसों का काइनेटिक सिद्धांत दिया गया, ताकि जो हमने प्रैक्टिकली प्रूव किए हुए थे, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम या गैस इक्वेशन या जितने भी नियम हैं, उनको मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए ये थ्योरी दी गई। अब इसमें क्या माना गया? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस मतलब आदर्श गैस। आदर्श गैस क्या होती है? एक ऐसी गैस आदर्श गैस कहलाती है जिसमें सबकी मतलब जो गैस के अणु है उनकी ऊर्जा, जो टोटल एनर्जी है, ये है टोटल एनर्जी, पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही हो, गतिज ऊर्जा के रूप में ही हो। मतलब सारे के सारे अणु क्या है? यादृच्छिक रूप से गति करते जाए, रैंडम मोशन करते हैं। आपको पता है गैस में, मान लो ये कोई वेसल है, इसके अंदर गैस है, तो ये सारे मॉलिक्यूल जो है, कोई इस साइड, कोई इस साइड, कोई कहीं, मतलब ये क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। लेकिन मोशन हमेशा इनकी एक सीधी रेखा में ही होती है, यानी कि सरल रेखा में ही मोशन करते हैं। अब जरूरी नहीं है वो सरल रेखा यूं ही जाए, हो सकता है यूं भी हो जाए, हो सकता है यूं हो जाए, हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में। मतलब रैंडम मोशन करते रहते हैं सारे के सारे गैस के अणु, और उनकी पूरी की पूरी ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में ही स्टोर होनी चाहिए। मतलब जो स्थितिज ऊर्जा हो, यू जो हो, वो जीरो होनी चाहिए। ये आइडियल गैस के लिए होता है कि सारे के सारे अणुओं की जो कुल ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के रूप में होनी चाहिए, और जो ये मॉलिक्यूल्स है इनका भार पूरे गैस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होना चाहिए। मतलब मान लो गैस जो है, इस वेसल में गैस भरी हुई है पूरी, तो इस गैस का पूरा जो वॉल्यूम होगा, पूरा जो भार होगा, उसके कंपैरिजन में एक अणु का भार नगण्य होगा। और तीसरा क्या होता है इसमें कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसे यादृच्छिक गति करते रहते हैं। तो ऐसी गैस जो होती है वो एक आइडियल गैस होती है। आइडियल गैस, आदर्श गैस, जो कि नॉर्मली नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हम जितनी भी स्टडीज करते हैं वो आइडियल केसेस में ही करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या किया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ, जो काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेस लिया गया, उसके लिए तो एक आदर्श गैस की कल्पना की गई। मतलब उसके लिए इसके अलग अलग अभिग्रहित थे। अभिग्रहित मतलब पोस्टुलेट्स। मतलब इसने थ्योरी ने क्या अजम्पशन किया, वो ये था। तो इसके अभिग्रहित या पोस्टुलेट क्या है? पहला पोस्टुलेट तो यही माना गया, पहला अभिग्रहित तो यही माना गया कि सारे जितने भी गैस के अंदर अणु हैं उनकी गति कैसे होनी चाहिए? यादृच्छिक होनी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए? सरल रेखा में होनी चाहिए। मतलब गैस के जितने भी अणु हैं उनकी गति यादृच्छिक, तीव्र और सरल रेखा में होनी चाहिए। एक टाइप से आप कह सकते हो कि इसमें आइडियल गैस के जैसी ही एक गैस की कल्पना की गई। मतलब इस थ्योरी को अगर समझना है तो उसके लिए उसने ये वाले अभिग्रहित या पोस्टुलेट दिए गए कि जो गैस है उसकी इसी तरीके की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब दूसरा क्या है कि हर गैस का जो अणु है, एक गैस के अणु तो सेम होने चाहिए। एक गैस के सारे अणु समान होने चाहिए। लेकिन अगर गैस डिफरेंट है, अगर कोई गैस ही, दो गैसेस ली हैं, तो दोनों गैसें के मॉलिक्यूल जो मान लिया, एक के N1 और एक के N2, ये आपस में अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ही गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम होंगे। अब दूसरी क्या ली कि सारे के सारे जो अणु थे वो प्रत्यास्थ गोले की तरह बिहेव करने चाहिए, इलास्टिक होने चाहिए।
इलास्टिक का मतलब क्या होता है, गैस है उसमें मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर वो यादृच्छिक गति कर रहे हैं तो वो जो वेसल जिसके अंदर भरा हुआ है, मान लो ये पात्र है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, तो ये गैस के मॉलिक्यूल क्या आपस में भी टकराएंगे और दीवारों के साथ भी टकराएंगे। तो मतलब जब इलास्टिक होंगे तो उनके बीच में कोलिजन कैसी होगी, इलास्टिक कोलिजन ही होगी। अगर इलास्टिक कोलिजन होगी तो मतलब ऊर्जा क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी, और संवेग भी कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा। मतलब कि एनर्जी का और मोमेंटम का कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। तो एक बार मैं आपके ये 3 पोस्टुलेट्स हैं, और देखो चौथा पोस्टुलेट इसका क्या है, चौथा अभिग्रहित क्या था कि जो गैस के अणुओं का आणविक घनत्व जो है वो हर जगह सेम होना चाहिए। आणविक घनत्व का मतलब क्या होता है, घनत्व क्या होता है, अगर मैं सिंपल देखूं तो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ये क्या होता है, घनत्व होता है, डेंसिटी होती है। इसको में हम क्या बोल सकते हैं, द्रव्यमान घनत्व या मास डेंसिटी। वैसे ही अगर मैं आणविक घनत्व की बात करूं तो वो क्या होगा, n/v, जहां पर n क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर डेंसिटी की बात करें तो इसका मतलब क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स है वो उसकी क्या कहलाती है, डेंसिटी। आणविक घनत्व के समान होने का क्या मतलब है, जैसे इस वेसल में जो गैस भरी हुई है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये गैस के मॉलिक्यूल जो है यहाँ तो सारे इकट्ठे हो गए, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल है, फिर इधर है, बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आणविक घनत्व समान होने का मतलब है कि जिसके अंदर गैस भरी हुई है हर जगह पर अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, कहीं पर बहुत ज्यादा इकट्ठे और कहीं पर बिल्कुल भी ना हो, ऐसा केस नहीं होना चाहिए। ये इसने पोस्टुलेट्स लिए थे। और इसने क्या पोस्टुलेट लिया था, अभी आपको बताया, आइडियल गैस क्या होती है, ऐसी गैस होती है जिसके अंदर अणुओं का भार जो है वो पूरी गैस की कंपैरिजन कैसा हो, नेग्लिजिबल हो, मतलब नगण्य हो। अणु का द्रव्यमान गैस की तुलना में कैसा होना चाहिए, नगण्य। अगर देखो मास जो है वो नेग्लिजिबल है तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल क्या उस पर काम करेगा। अगर देखो गुरुत्वाकर्षण बल किस पे, मास पर ही तो डिपेंड करता है। तो मतलब क्या, अगर इनका भार जो है मास ही बिल्कुल नेग्लिजिबल है, जीरो के बराबर है, एक टाइप से मान रहे हैं, जीरो नहीं है, बहुत कम होने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, उनके बीच में काम नहीं करेगा, गैस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब छठा पोस्टुलेट क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण जो है वो कैसा होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल भी कैसा होना चाहिए, नेग्लेक्ट होना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। इसका दूसरा पोस्टुलेट क्या है, एक बार मैं इतने आपको फिर से बता रही हूँ कि हमने क्या देखा था, काइनेटिक मॉडल किस लिए दिया गया था, क्योंकि हमने क्या है, PV इक्वल्स टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, या ऐसे बहुत सारे लॉज देखे हैं जो कि मैथमेटिकली हमें प्रूव करने थे। इसलिए ये लिया गया कि एनर्जी जो है वो कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये चीज़ इसमें बेसिकली प्रूव किया जाएगा। अब कैसे करती है आपको पता है, अगर गैस है, किसी भी वेसल में गैस भरी हुई है, उसको नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स को जैसे ही एनर्जी मिलती है तो उनकी मोशन कैसे हो जाती है, फास्ट हो जाती है। मोशन यानी कि गति, गति यानी कि काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जो नॉर्मली हमें पता है कि प्रैक्टिकली तो ऐसे ही होता है, किसी को भी कोई पात्र लिया, उसके अंदर गैस भरी, जैसे ही उसको हीट देंगे तो क्या सी होती है, मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। इसको थ्योरेटिकली प्रूव करने के लिए, मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए ये काइनेटिक मॉडल दिया गया कि गैसों क्या गत्यात्मक सिद्धांत। सिद्धांत या फिर मॉडल, यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, मतलब गैसों की गति क्या है, इस तरीके को समझाने के लिए दिया गया। इसमें बेसिकली क्या किया गया, आइडियल गैस की अजम्पशन किया गया, मतलब इसने अपनी थ्योरी के लिए कुछ पोस्टुलेट दिए, कुछ अजम्पशन किए जो कि क्या थे, ऐसे थे। अब वो क्या थे, पहला पोस्टुलेट
क्या था कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो कैसे होने चाहिए, रैंडम मोशन करने चाहिए। आपको पता ही है कि गैस कैसी होती है, सारे अणु यादृच्छिक गति करते रहते हैं और वो गति भी कैसी है, तीव्र है। मतलब यूं नहीं है कि रुक गए, करे जा रहे हैं गति। मतलब टोटल एनर्जी जो है वो कैसे होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होनी चाहिए। स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होना चाहिए। दूसरा क्या है, एक गैस के सारे अणु समान होंगे। ऐसा नहीं है कि हीलियम गैस भरी है तो सारे मॉलिक्यूल्स हीलियम की तरह ही होंगे, ऐसा नहीं है, कुछ नियोन की तरह हो जाएगा। लेकिन हाँ, दो अलग अलग गैसों के अणु जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। तीसरा क्या है, जितने भी अणु हैं वो प्रत्यास्थ गोले की तरह बिहेव करने चाहिए, मतलब इलास्टिक होने चाहिए। इलास्टिक होगा तो देखो मॉलिक्यूल्स है वो जब मोशन कर रहे हैं तो आपस में या फिर इस पात्र के वेसल की वॉल्स के साथ, दीवारों के साथ भी टकराएगा। जब ये इसके साथ टकराएगा तो कोलिजन कैसी होनी चाहिए, इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ऊर्जा और संवेग संरक्षित रहता है। और चौथा क्या था, आणविक घनत्व समान होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए पात्र में कहीं तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हो जाए और कहीं वैकेंट स्पेस मिल जाए, कहीं कुछ भी ना हो। और तीसरा क्या है, अणुओं का द्रव्यमान जो है कुल गैस के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य होना चाहिए। मतलब टोटल गैस का जितना भी भार है उसके कंपैरिजन में एक मॉलिक्यूल का भार बिल्कुल नेग्लिजिबल होना चाहिए। अगर भार नेग्लिजिबल है तो मतलब हर मॉलिक्यूल पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा काम करेगा, 0 या फिर नेग्लिजिबल। सातवां पोस्टुलेट इसका क्या है, गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कैसा होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए, या उनके बीच में ये काम नहीं करना चाहिए। आकर्षण प्रतिकर्षण बल बीच में काम नहीं करना चाहिए। आइडियल गैस के लिए भी ये एक केस होता है कि एक गैस की आइडियल होने का एक और भी परिभाषित कर सकते हैं कि कोई गैस आइडियल है तो उसमें अणुओं के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं होता। अगर आकर्षण प्रतिकर्षण बल होगा, मान लो आकर्षण है तो दो मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और हो सकता है एक टाइम ऐसे हो जो वो दोनों आपस में जुड़ जाए, जबकि ऐसा तो नहीं है। मॉलिक्यूल्स क्या रैंडम मोशन करते हैं, किसी भी टाइप का कोई भी फोर्स उन पे फील नहीं होता आइडियल गैस के लिए। तो इसका एक पोस्टुलेट ये भी लिया गया कि उनका आकर्षण प्रतिकर्षण बल क्या है, नगण्य होना चाहिए। दूसरा क्या लिया गया कि हर एक मॉलिक्यूल का वेग और ऊर्जा कैसी है, डिफरेंट है, अलग अलग है। मतलब सारे मॉलिक्यूल्स की वेग और ऊर्जा जो है वो अलग अलग हो सकती है। हो सकता है एक मॉलिक्यूल जो है उसका वेग हो 2 मीटर पर सेकंड और दूसरे का 3 हो या 4 हो। मतलब सबका वेग जो है वो अलग अलग होगा और एनर्जी भी उस हिसाब से अलग हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। वेलोसिटी चेंज है तो एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। नोवा क्या था कि जो उसकी एनर्जी है, औसत गतिज ऊर्जा जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो परम शून्य ताप या फिर टेम्परेचर के कैसे होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। वो कैसे, वो हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इसके पोस्टुलेट किए हैं, जो कि है ये आकर्षण प्रतिकर्षण बल बीच में 0 होना चाहिए, वेग और ऊर्जा अलग अलग हो सकती है। अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि कोई एक क्यूब है, मान लिया कि ये एक घन है, घनाकार बॉक्स है और इसके अंदर क्या है, गैस भरी हुई है। ये मान लो A B C D E G, ठीक है। और इसकी साइड कैसी है, A मान लो। क्यूब है मतलब तीनों साइड सेम होंगी, तो ये भी A हुई और ये भी A ही हुई। हम क्या करने की ट्राई कर रहे हैं, हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करने की ट्राई कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एक ऐसा घनाकार बॉक्स लिया जिसके अंदर गैस भरी हुई है और उस बॉक्स की भुजा क्या है, A। अब इसके अंदर क्या, मान लिया कि गैस के n अणु हैं और मान लिया कि कोई A1 है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, A2 यहाँ कर रहा है, A3 मान लिया कोई इधर पड़ा है, A4 इधर पड़ा है, AN मान लिया इधर पड़ा है। मतलब n मॉलिक्यूल है जो अलग अलग डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। तो ये किस तरीके से, मान लिया कि n मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ भी होंगे जो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं और उसका वेग मान लिया c वेग से गति कर रहे हैं। हाँ, u x और y
दिशाओं में यू जेड एक्स वाई और जेड इस दिशाओं में ये अलग अलग वेग से गति कर रहे हैं। मान लिया कि ये हमने क्या है एक्स वाई और जेड एक्सेस शो कर दिए, वाई एक्स और जेड। सी वेग से तो पार्टिकल मूव कर ही रहा है। क्या माना कि एक्स दिशा में उसका वेग है u, वाई दिशा में कण का वेग है v और जेड दिशा में कण का वेग है w। हमने क्या माना अभी तक, कोई ये घनाकार बॉक्स लिया है जिसकी भुजा है a, उसके अंदर n पार्टिकल्स हैं जो कि इस तरीके से यादृच्छिक गति कर रहे हैं। अब ये यादृच्छिक गति कर रहे हैं तो क्या है, मान लिया कि u x दिशा में u वेग से गति कर रहा है, y दिशा में v वेग से और z दिशा में c वेग से गति कर रहा है। अब देखो अगर ये घनाकार बॉक्स है तो इसका वॉल्यूम आयतन क्या हो जाएगा, a क्यूब। आयतन क्या सा हुआ, a क्यूब। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 1। अब देखो जो वेग c है उसके कंपोनेंट क्या है, u, v और w। ये स्मॉल v वेलोसिटी है और कैपिटल V वॉल्यूम है, आयतन है। तो जो c वेग है उसके घटक ये है। इसका मतलब एक पार्टिकल जो है, अगर मैं a1 की बात करूं तो a1 किस वेग से गति कर रहा है, u1, v1 और w1। क्योंकि क्या कहा था, हर एक अणु का वेग अलग अलग हो सकता है। वैसे ही अगर मैं a2 देखूं तो वो कैसे गति कर सकता है, u2, v2 और w2। सिमिलरली अगर मैं an का देखूं तो वो कैसे करेगा, un, vn और wn। अब ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में या पॉजिटिव वाई या पॉजिटिव जेड में तो नहीं करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में भी मूव करेगा। तो इसके लिए क्या देखा गया था कि जो सी स्क्वायर था वो कैसा आया, c1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर। सिमिलरली c2 स्क्वायर देखो क्या है, हमने क्या किया, डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया। तो ये क्या हो जाएगा, u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर। अगर मैं ऐसे ही cn का देखूं तो वो क्या हो जाएगा, un स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर प्लस wn स्क्वायर। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर u1 u2 या v1 v2 इस तरीके से क्यों लिया है, क्योंकि इसने अपनी पोस्टुलेट में, ये अभिग्रहित में कहा था, कल्पना की थी कि हर एक अणु का वेग अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर अलग अलग ही नोटेशन, इसको अलग अलग ही डिनोट कर दिया। ये क्या किया, वॉल्यूम है, क्यूब है, उसका आयतन कैसा होता है, भुजा क्यूब। भुजा a है तो a का क्यूब, और प्रकाश के वेग या अणु का जो वेग है उसके घटक हमने x, y और z डायरेक्शन में क्या लिया, u, v और w। तो c1 स्क्वायर कैसा हो जाएगा, ऐसा, और c2 स्क्वायर और सिमिलरली cn स्क्वायर हमें ये मिल जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हम क्या देखते हैं, कोई भी अणु है, मान लिया कि वो इस सरफेस पे है, इस पृष्ठ पर है, ए बी सी डी पर है। मान लिया कि कोई अणु ए बी सी डी पृष्ठ पर है, यहाँ पर है, यहाँ से वो क्या है, अणु यादृच्छिक गति कर रहा है। मान लिया कि वो गति करते हुए इस ई एफ जी एच पर टकरा रहा है, इस वाली वॉल पर टकरा रहा है। जैसे आपने रूम में देखा होगा कि एक वॉल तो एक जो इधर वाली साइड की उसको एबीसीडी और सामने वाले को ई एफ जी एच लिया, वहां पर जैसे ही टकराएगा तो कैसा होता है, अणु जो है वो टकराते हैं दीवार के साथ, तो क्या होता है, संवेग जो है उसका ट्रांसफर होता है, इलास्टिक कोलिजन है, संवेग रहेगा भी संरक्षित। तो मान लिया, अब देखो संवेग क्या होता है, mv होता है। तो मैंने मान लिया ये क्या है, संवेग। संवेग क्या होगा, mv। अगर मैं p1 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, mu1। अगर मैं सिर्फ 1 वाले की बात कर रही हूँ तो ये हो गया हमारा संवेग। अब देखो क्या है, जैसे ही वो इस संवेग से p, एक बार इसको हटा दो, जैसे ही वो mu1 संवेग से इस वॉल पर टकराएगा तो टकराने से दीवार भी क्या होगी, बराबर ही फोर्स लगाएगी, लेकिन वो अब इस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, लेकिन बिल्कुल उतना ही लगाती है, उतना ही संवेग उसको स्थानांतरित कर देती है। मतलब अब उसका संवेग कैसा हो जाएगा, pu1, लेकिन माइनस में। ये मान लिया इनिशियल, प्रारंभ में वो इस संवेग से टकराया mu1। हम a1 पार्टिकल की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे हम सारों को ले लेंगे। अब देखो pi मतलब संवेग जब प्रारंभ में था वो क्या था, ये। अब जब दीवार से टकरा कर आया तो pf कितना हुआ, फाइनल कितना हुआ, सेम क्वांटिटी बट अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर pf कितना हुआ, हमें ये मिल गया।
तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम संवेग में परिवर्तन देखें तो वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मतलब संवेग में परिवर्तन क्या हुआ, दीवार से जो अणु को ट्रांसफर हुआ या दीवार पर संवेग में परिवर्तन क्या हुआ, पी एफ माइनस पी आई। हमारे पास पी एफ क्या था, माइनस एम यू वन, माइनस का साइन, पी आई हमारे पास पॉजिटिव था एम यू वन, तो साइन पॉजिटिव आया। मतलब संवेग में परिवर्तन क्या हुआ, जब अणु दीवार से टकरा रहा था। तो यहाँ पर बोल सकती हूँ कि दीवार पर संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, -2mu1। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। एक बार मैं यहाँ पर क्यूब को फिर से बना रही हूँ। ये क्यूब है या क्यूबॉइड है, इसको एक बार छोड़ दो, आप कंसीडर करना कि ये क्यूब ही है। तो देखो सारी साइड इसकी ए है, अलग बहुत सारे पार्टिकल है, मान लिया n पार्टिकल है। अब देखो कोई अणु यहाँ पर है, इस वाली सरफेस पर है, ए बी सी डी, ए बी सी डी पर है। वो क्या कर रहा है, यहाँ से वो ई एफ जी एच वाली वॉल पर इस वाली सरफेस पे इस वाले पृष्ठ पर टकरा रहा है। जैसे ही टकराएगा तो वो वापस उतना ही मोमेंटम इसको ट्रांसफर करेगा और क्या है, इसी पृष्ठ पर दोबारा उसको धक्का दे देगा। मतलब जैसे टक्कर होगी तो वो फिर से इसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो मतलब अगर मैं मानूं कि यहाँ से इस वॉल पर जाने पर उसे वापस ही इतना ही वापस आ रहा है, इस केस में वो टक्कर तो एक बार हुई है, तो मतलब टकराने में जो टाइम लगा तो वो कितना लगा। देखो वेग क्या होता है, डिस्टेंस ओवर में टाइम, तो टाइम को मैं निकालूं तो वो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ओवर में वेलोसिटी वेग। तो यहाँ पर वेग हमारे पास है u1। अगर हम सिर्फ a1 की बात कर रहे हैं तो वेग हमारे पास क्या है, u1। अब उसके पास डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, यहाँ से वो यहाँ पर गया, वापस टकराकर उसी डायरेक्शन में उतनी ही वेग से आया। मतलब उसने टोटल कितनी डिस्टेंस मैक्सिमम ट्रैवल कर सकता है, a डिस्टेंस, फिर से वापस आएगा a डिस्टेंस। डिस्टेंस में तो नेगेटिव कंसीडर नहीं किया जाता, तो मतलब टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रैवल कर दी, 2a डिस्टेंस। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। दो घर्माघट टक्करों के बीच लगा समय कितना हुआ, 2a ओवर में u1। 2a क्यों आया, क्योंकि एक सरफेस से जब टकराएगा तो फिर से उतना ही मोमेंटम उस पर आइडियल गैस है, बाकी कोई भी फोर्स उस पर काम नहीं कर रहा है, ये इसने अज्यूम किया था। तो इसका मतलब जो जितनी डिस्टेंस है वो उतनी ही डिस्टेंस फिर से ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लगना। तो हमारे पास ये टाइम मिल गया, ये क्या है, टाइम। अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, फोर्स होता है, बल होता है। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, हमारे पास देखो F क्या होता है, dp ओवर में dt, ये होता है, ये भी टाइम में डिफरेंस ही होगा। तो देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर, अगर मैं संवेग में परिवर्तन की दर निकालूं तो देखो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या आया है, डेल्टा p, ये मोमेंटम था, मोमेंटम में चेंज कितना आया, 2mu1। देखो -2mu1। अब देखो अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो आइडियल गैस है, कुछ भी और एक्ट नहीं कर रहा है। तो देखो हमारे पास जो मॉलिक्यूल का जो संवेग होगा और जो वॉल का संवेग होगा वो कैसा होगा, 0 होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। यानी कि जितना संवेग मॉलिक्यूल मतलब अणु का और जो दीवार है उससे मिल रहा है, उन दोनों का ऐड क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल यहाँ जा रहा है, अपोजिट ही डायरेक्शन में वापस आ रहा है, मतलब नेगेटिव साइन कंसीडर होने के कारण अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो क्या होगा, 0 होगा, बराबर है बिल्कुल क्वांटिटी, बस डायरेक्शन चेंज है या साइन नेगेटिव है। इसका मतलब pm हमारे पास क्या हुआ, -pw। ये सिर्फ समझाने के लिए है। देखो pw क्या था, जब अणु दीवार से टकरा रहा था तो उसके मोमेंटम में चेंज कितना आ रहा था, इक्वेशन नंबर 3 से कितना आ रहा था, -2mu1 आ रहा था इक्वेशन नंबर 3 से। हमारे पास इक्वेशन 3 ये थी, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो देखो ये दीवार से जब टकराया था तभी संवेग में परिवर्तन आया था। मतलब अगर मैं अणु का देखूं संवेग में परिवर्तन तो वो कितना आया,
2mu1 पॉजिटिव का। तो मतलब किसी भी अणु पर जो बल लग रहा है तो वो कितना होगा, संवेग में परिवर्तन कितना हुआ इस केस में 2mu1 ओवर में जो समय है वो हमारे पास टाइम क्या है 2a ओवर में u1। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ mu1 स्क्वायर ओवर में a। इसको ले दो इक्वेशन नंबर 5। क्या किया, इसके नीचे 1 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और u जब ऊपर जाएगा तो mu1 स्क्वायर ओवर में a क्या था, इसकी एक साइड की लेंथ, इसकी भुजा है। u क्या है, वेग है a1 पार्टिकल का। x डायरेक्शन में वेग क्या था u, y में क्या था v और z में क्या था w। ये क्या है, अणु के अलग अलग डायरेक्शन में वेग है। अभी तक हमने बस सिर्फ और सिर्फ सिंपली टाइम निकाला, संवेग में परिवर्तन निकाला और न्यूटन की गति का दूसरा नियम लगाया कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, बल होती है। तो यहाँ से हमने इतना अभी कैलकुलेट कर दिया। अब देखो हमें क्या पता है कि दाब क्या होता है, इसको मैं स्मॉल p से शो कर देती हूँ ताकि संवेग और दाब में डिफरेंस हमें पता चल सके। तो स्मॉल p क्या होगा, दाब क्या होता है, प्रति एकांक आयतन पर लगने वाला बल, सॉरी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, यही होता है। अगर एरिया को 1 कर दे तो जो फोर्स लगता है वो प्रेशर होता है। तो देखो हमारे पास वॉल्यूम जो था वो था a क्यूब, अगर मैं एरिया की देखूं तो वो a स्क्वायर हो सकता है मीटर स्क्वायर, और जो क्षेत्रफल है उसकी जो यूनिट है वो भी मीटर स्क्वायर होती है। और हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 से देखो फोर्स क्या आया mu1 स्क्वायर ओवर में a। तो इसका मतलब हमारे पास दाब क्या आया mu1 स्क्वायर ओवर में a इंटू एरिया क्या है a स्क्वायर, मतलब mu1 स्क्वायर ओवर में a क्यूब। ये है दाब, इसको मैं दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 6। ये सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल का a1 का है। अगर मैं वैसे ही देखूं है किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पर px लगा सकती हूँ। u1 x था, u1 u2 u3 और जितने भी चलेंगे वो x डायरेक्शन के हैं। तो मैंने लगा दिया px, पूरी की पूरी x दिशा में जितना भी दाब आ रहा है मैं वो देख रही हूँ। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा ओवर में a क्यूब प्लस x डायरेक्शन में भी n मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, तो मतलब n बार उनका वेग आ सकता है। सिमिलरली मैं देखूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं देखूं तो py क्या आ जाएगा mv1 स्क्वायर ओवर में a क्यूब तो सेम ही आएगा mv2 स्क्वायर ओवर में a क्यूब, mvn स्क्वायर ओवर में a क्यूब। वैसे ही अगर मैं pz देखूं तो वहां क्या आ जाएगा mw1 स्क्वायर ओवर में a क्यूब और n तक। तो ये क्या हुआ, x y और z डायरेक्शन में प्रेशर है। प्रेशर को मैंने स्मॉल p से शो किया है जबकि कैपिटल P से मैंने मोमेंटम को शो किया है। तो इस चीज को ध्यान रखना। ये मैंने दे दी इक्वेशन नंबर 7। तो देखो टोटल प्रेशर क्या लगेगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक टाइप से आइडियल गैस की असम्पशन कर रहे हैं, मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो हर एक मॉलिक्यूल कैसा करेगा, हर एक डायरेक्शन में दाब तो समान लगेगा, आणविक घनत्व भी जब समान है तो इसका मतलब क्या है, पूरे के पूरे अगर px py और pz तीनों सेम है तो मतलब पूरा का पूरा प्रेशर में इन तीनों का कंट्रीब्यूट आएगा, इन तीनों का योगदान आएगा। अगर तीनों सेम है, अगर मैं देखूं कोई क्वांटिटी एक है और तीनों का सेम योगदान आ रहा है तो मतलब एक का कितना होगा 1/3, दूसरे का भी 1/3, तीसरे का भी 1/3। तो टोटल प्रेशर क्या हो सकता है, तो देखो अगर if px equals to py equals to pz है तो हमारे पास टोटल प्रेशर p कितना आ जाएगा px प्लस py प्लस pz ओवर में 3 आ जाएगा। यही आएगा। अगर सब समान दाब लगा रहे हैं तो मतलब हर किसी का कंट्रीब्यूशन 1/3 हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, इन तीनों का ऐड बाय 3 यानी कि 1, एक टाइप से एक ही आएगा, मतलब टोटल प्रेशर इतना हो जाएगा। तो यहाँ से मैं अगर इक्वेशन 6 को यूज करूं, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 7, तो टोटल प्रेशर P कितना आ जाएगा कुल दाब
mu1 स्क्वायर ओवर में a क्यूब, 1/3 मैंने बाहर रख दिया, 1/3 प्लस mu2 स्क्वायर ओवर में a क्यूब, mun स्क्वायर ओवर में a क्यूब। सिमिलरली एक ये निकला, पी वाई की वैल्यू लिख देंगे, मैंने 2 वाले टर्म को सीधा डैश में शो कर दिया यहाँ पर। तो ये हमारे पास आई। अब देखो अगर मैं 1 वाली टर्म को एक साथ लूँ और सब में कॉमन आ सकता है m/a³ हर टर्म में है, तो मैंने क्या लिख दिया m/3a³ a³ की जगह मैं v लिख सकती हूँ। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या आई थी, बाई इक्वेशन 1 v = a³ था, ये इक्वेशन 1 थी, तो मैंने a³ की जगह v यानी कि वॉल्यूम लिख दिया। और यहाँ पर क्या आ सकता है, मैंने 1 वाली टर्म को एक साथ लिख दिया, v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर, v1 u1 v1 और w1 वाली टर्म को एक साथ लिखा, फिर 2 वाली को लिखूंगी, एंड सो ऑन, n वाली टर्म भी आ जाएगी। देखो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या थी, ये कुछ हमने पीछे एक जगह पर नोट करा है। देखो इक्वेशन 2 क्या थी, c1 स्क्वायर क्या था, u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर, सिमिलरली cn स्क्वायर और c2 स्क्वायर था। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर सकती हूँ। तो देखो इस इक्वेशन में मैं इक्वेशन 2 को यूज करूँ तो क्या आ जाएगा, बाय यूजिंग इक्वेशन 2, तो देखो P हमारे पास टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, m/v बार था, सॉरी 3v बार था, इधर क्या हो जाएगा c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर एंड सो ऑन cn स्क्वायर। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने मान लिया कि मॉलिक्यूल्स की संख्या n है और मैं n का ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, लेकिन टोटल मास क्या हो जाएगा। देखो गैस में एक अणु का द्रव्यमान स्मॉल है, मैं जो वैसे पूरे गैस के कंपैरिजन बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, एक गैस का स्मॉल m है, अगर मैं उसको पूरे अणुओं से मल्टीप्लाई कर दूं, हर एक का स्मॉल m उसको सबको मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास क्या पूरी की पूरी गैस का आ जाएगा। तो मतलब कैपिटल M क्या हो जाएगा, m इंटू स्मॉल m क्या हो जाएगा, कैपिटल M ओवर में 3v हमारे पास था, इसके डिवाइड में मैं भेज देती हूँ n। ये वाली टर्म आपने पढ़ी हुई है, ये वाली टर्म देखो क्या होता है, आपने रूट मीन स्क्वायर पढ़ा होगा, RMS वैल्यू पढ़ी होगी, वो क्या होती है, अगर मैं CRMS देखूं तो वो क्या होती है, ये बन सकती है, अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो सबका स्क्वायर रूट और मीन मैंने तीनों ले दिया, तो मतलब CRMS की वैल्यू ये हो सकती है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 8 चल रही हो 8 दे देना, 7 हो तो 7 दे देना, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 9। अगर मैं आपने रूट मीन स्क्वायर की ये वैल्यू आपने पढ़ी होगी कि CRMS क्या होता है, तो इस इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट करूँ, यहाँ पर स्क्वायर में है, तो मतलब अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ तो क्या आ जाएगा, C स्क्वायर RMS स्क्वायर होगा, रूट हटाएंगे तो दोनों साइड स्क्वायर होगा तो सेम टर्म मिल जाएगी। अब देखो हमें क्या पता है कि घनत्व को डी और रो दोनों से शो कर सकते हैं, तो घनत्व रो जो है वो क्या होता है, द्रव्यमान घनत्व मास बाय वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पर प्रेशर पी को क्या लिख सकती हूँ,
1/3 रो C स्क्वायर RMS। तो ये क्या आया, टोटल प्रेशर जो उस गैस पे लग रहा है। अभी तक हमने क्या किया है, इसको इक्वेशन नंबर 10 दे दो। अभी तक हमने क्या किया था, काइनेटिक मॉडल जो पढ़ा था उसमें हमने कुछ पोस्टुलेट लिए थे जिसकी कंपैरिजन हमने एक आइडियल गैस की तरह की थी। तो देखो हमने क्या किया था, यादृच्छिक तीव्र, ये मैंने आपको सब बता दिया, आणविक घनत्व समान हो, इलास्टिक हो, सेम गैस के सारे मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए, यादृच्छिक गति होनी चाहिए, मास जो है नेग्लिजिबल होना चाहिए, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और जो अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। वेलोसिटी और एनर्जी अलग अलग हो सकती है। इस चीज़ को हमने प्रूफ करना है इस वाले में कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैसी होनी चाहिए, टेम्परेचर पर डिपेंड करनी चाहिए। इसके लिए हमने क्यूब लिया जिसमें n मॉलिक्यूल्स भरती है गैस के। तो हमने क्या देखा कि सबकी वेलोसिटी x y z डायरेक्शन में क्या है, u1 u2 u3 और v1 v2 इस तरीके से है। तो c1 स्क्वायर हमारे पास c2 स्क्वायर और cn स्क्वायर की वैल्यू निकाली और वॉल्यूम निकाल दिया जो कि ये था। फिर हमने क्या किया था कि जो जितने प्रेशर से वो उस पर टकरा रहा है उतना ही वॉल्यूम उसको फिर से ट्रांसफर करेगा। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, -2m u1 स्क्वायर। और दो टक्कर में लगा टाइम कितना था, जितना यहाँ पर टकरा रहा था, जितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था उतना ही मोमेंटम फिर से ट्रांसफर होने के कारण डिस्टेंस 2a हुई, उससे टाइम निकल गया। फिर हमने सिंपली न्यूटन के दूसरा नियम यूज किया, F = dp/dt, हमने वैल्यू पुट की और फिर हमने दाब लिखा। दाब क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, और हमने क्या फोर्स बाय एरिया करके px py और pz की वैल्यू निकाल करके टोटल प्रेशर को हमने ऐड कर दिया जिससे हमें ये वाली इक्वेशन मिल गई और हमने क्या CRMS की वैल्यू रख दी। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।